हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं यूपीएससी टारगेट 2025, जिसमें हम ऐसे प्रश्न लेकर आते हैं जो यूपीएससी के तर्ज पर बनाए जाते हैं, उनको पूरा एनालिसिस किया जाता है और ऐसे फैक्ट्स भी वहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं जो यूपीएससी में भी और अन्य पीसीएस में काम आते हैं। तो उसी कड़ी में बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ और देखते हैं। पहला प्रश्न जो है वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से है, तो इतिहास का प्रश्न है। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाला है, बहुत ट्रेंडिंग है यूपीएससी में। इस बार हो सकता है और बहुत सारे क्वेश्चन आए, क्योंकि इसमें फैक्ट के साथ साथ एनालिसिस भी करना पड़ता है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ क्लास इलेक्टोरेट्स बेस्ड ऑन रिलीजन एंड डिफरेंट क्लासेस। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ने धर्म और विभिन्न वर्गों के आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल की अवधारणा पेश की। अच्छा, यहां पर क्लास इलेक्टोरेट लिखा है, यहां पर पृथक का मतलब हो गया सेपरेट इलेक्टोरेट। तो दोनों में कोई बहुत फर्क नहीं है। किस कहने का मतलब कि अलग से एक ऐसा इलेक्टोरेट चुना जाएगा, ऐसे लोग चुने जाएंगे जो केवल अपने ही लोग को चुनेंगे। तो वो देखेंगे हम क्या था क्या नहीं है। तो क्लास इलेक्टोरेट। दूसरा है द एक्ट ऑल्सो इंट्रोड्यूस द डायरेक्ट इलेक्शन एट द सेंटर टू फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट क्लासेस। और इस अपना जो इंटरेस्ट था ब्रिटिश का, उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने केंद्र में अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र में प्रत्यक्ष चुनाव की भी शुरुआत की। तो चलिए देखते हैं कि पूरी कहानी क्या है और कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है और कौन सी गलत है। तो 1909 का जो एक्ट है वो बेटर जिस नाम से जाना जाता है वो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म से जाना जाता है। जो मोर्ले थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और जो मिंटो थे वो वाइसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, वो ये है। और इसके पीछे की कहानी है कि 1905 में स्वदेशी आंदोलन ने बहुत पकड़ बनाई। गरम दल का जो बोलबाला था वो हो रहा था वहाँ पर। पहले ही गरम दल और नरम दल में एक सूरत की जो विभाजन थी 1907 की, वो हो चुकी थी। 1906 में आगा खान के नेतृत्व में एक मुस्लिम जो डेपुटेशन थी वो मिल चुकी थी कि हमारे हितों का ख्याल रखा जाए। इन सब के बीच में ये फैसला आता है जो एक्ट कहलाता है मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। और रिफॉर्म नहीं थे ये, बस कुछ था ऐसा जिसकी जो बीज है वो आज तक भारत उसके कड़वे फल काट रहा है। तो देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट। इसमें हमारा जो फोकस रहेगा वो सेंटर की तरफ रहेगा। प्रोविंशियल जो था काम वहां पर सिर्फ ये है कि वहां पर भी मेंबर बढ़ाए गए, वहां पर भी थोड़ी सी जो शक्तियां थी विधायिका को दी गई। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा काम हुआ, विधायिका यहाँ पर काफ़ी बड़ी कर दी गई। कहा गया कि 60 मेंबर लिए जा सकते हैं। लेकिन आप बार बार कहीं भी पढ़ते होंगे, नहीं भी पढ़ा तो 69 मेंबर पढ़ेंगे। उसका मतलब था कि दो चीज़ें होती हैं सेंटर में, एक होती है एग्जेक्टिव काउंसिल, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि जो विधायिका के तौर पर बैठेगी और कुछ लोग जो कार्यपालिका के रहेंगे, एक तरीके से कैबिनेट हो गई। तो जो एग्जेक्टिव काउंसिल थी उसमें कर दिए गए 9 मेंबर, और जिनको कहा जाता था एक्स ऑफिशियो मेंबर कि वो परमानेंट मेंबर है। उसमें गवर्नर जनरल भी हुआ करता था। और इसी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी इसमें पहले भारतीय को मौका मिलता है, फर्स्ट इंडियन। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जब भी जो पहला भारतीय जिसको मौका मिला है वो थे सत्येंद्र सिन्हा, जिनको मिला था चार्ज लॉ मेंबर का, यानी कि लॉ मेंबर का पोर्टफोलियो था एक तरीके से उनके पास सत्येंद्र सिन्हा। तो यहाँ पर टोटल जो मेंबर हो जाते हैं विधायिका के वो हो जाते हैं 69 का। फिर यहाँ पर बड़ा तोड़ होता है यहाँ पर इस तरीके से कि यहाँ पर एक तरफ चले जाते हैं 32 मेंबर, यहाँ पर चले जाते हैं 37 मेंबर। 37 यहाँ पर हो जाते हैं एक तरीके से ऑफिशियल मेजोरिटी। यहाँ से सब नॉमिनेटेड लोग हैं जो चुने गए हैं गवर्नर जनरल की मर्जी से। तो ये ऑफिशियल मेजोरिटी है। यहाँ पर है नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। देखिए, नॉन ऑफिशियल का मतलब कि ऐसे लोग जो कहीं से चुने जाएंगे या कोई और नॉमिनेट करेगा, जिनको डायरेक्ट वायसराय का लेना देना नहीं। लेकिन इसमें भी जो नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी थी उसमें भी 5 जो मेंबर थे वो नॉमिनेटेड थे। तो देखिए क्या ही रह जाता था, क्या स्कीम लगाते थे वो। और यहाँ पर बचे केवल 27। तो पूरा खेल इतनी बड़ी कहानी करके यहाँ पर 27 बचे। अब 27 में आगे जो उन्होंने काम किया वो असली काम था। 27 में जो उन्होंने काम किया, उन्होंने कहा कि 13 तो हो गई जनरल सीट। जनरल का मतलब हो गया कि जिसमें
कोई भी खड़ा हो सकता है, कोई भी वोट दे सकता है। तो 13 जनरल हो गए। उन्होंने कहा कि 14 ऐसी हैं। पहली बात तो उन्होंने कहा कि जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी है, कि जैसे आजकल इलेक्शन होते हैं कि भाई ये दिल्ली ईस्ट है, ये लखनऊ का ये एरिया है, ये कानपुर का एरिया है, कानपुर देहात है, उन्होंने कहा ये चीज़ भारत के लायक नहीं है। भारत एक अलग देश है, यहाँ पर सबके अपने अपने इंटरेस्ट है। यहाँ पर जो भी इलेक्शन हो सकता है वो जब भी होगा वो ऐसा होगा क्लास के हिसाब से होगा, कम्युनल होगा। तो उन्होंने कहा 13 तो जनरल है, इसमें तो कोई भी कर लो। 14 क्या रहेंगे, क्लास इलेक्टोरेट रहेगा। 14 में भी उन्होंने कहा कि 12, देखिए बड़ी बहुत डिवीजन की उन्होंने, और 2 इस तरीके से। 12 में उन्होंने कहा कि 6 तो भाई जमींदारों की रहेगी, जमींदार, बड़े जमींदार, लैंड होल्डर, 6 तो वो आएंगे चुन के, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी रहेगी, वही आएंगे ताकि उनकी बात को वहां सुना जाए। 6 आएंगे भाई मुस्लिम, 6 जमींदार हो गए, 6 मुस्लिम, और 2 चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक बंगाल से, एक बॉम्बे से। तो ये एक पूरा खाका उन्होंने बनाया किस तरीके से भारत को जुड़ने ना दिया जाए, जो नेशनल मूवमेंट बन रही है उसको किसी तरीके से तोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर जो 1909 के एक्ट में हमने देखा कि पहला भारतीय गया, यहाँ पर कोशिश की गई कि नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी हो जाए, लेकिन नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को अगर हम देखें तो बहुत बुरे तरीके से तोड़ा गया है। और जनरल अगर कहें एक तरीके से जो कांग्रेस का नुमाइंदा था वो बेचारा केवल यहाँ से 13 आदमी पहुँच रहे थे टोटल 69 में से, तो बहुत कुछ था नहीं इसमें। और फिर यहाँ पर जो दूसरी चीज़ एंटर की गई, क्लास इलेक्टोरेट के साथ साथ इलेक्शन, ऑफिशियली पहली बार कहा गया कि इलेक्शन कराया जाएगा, फर्स्ट टाइम, लेकिन इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष। इनडायरेक्ट का मतलब कि पहले जो लोकल बॉडीज हैं वो एक इलेक्टोरल कॉलेज को चुनेंगी कि भाई हम किसी को चुन रहे हैं, ये 100 आदमी तो वोट देने के लायक हैं। फिर वो 100 आदमी वोट देंगे, तब जाकर प्रोविंशियल जो कैंडिडेट है वो चुना जाएगा। फिर जो प्रोविंशियल कैंडिडेट चुने जाएंगे फिर वो आगे चुनेंगे कि कोई यहाँ पर पहुँचेगा। तो देखिए क्या ही इलेक्शन था वो, कि इलेक्टोरल कॉलेज को पहले लोकल बॉडीज चुन रही है, उसके बाद वो प्रोविंशियल को चुन रहा है, प्रोविंशियल वाला फिर सेंटर को चुन रहा है, और उसके बाद सारे जाकर वहाँ पर सेंटर में गवर्नर जनरल के नीचे हो जाते थे, कुछ काम करने दिया नहीं जाता था। तो ये मोटा मोटा 1909 का जो काउंसिल एक्ट था, जिसको बहुत बड़े बड़े शब्दों में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है, रिफॉर्म नहीं था, वो देश का बेड़ागर्क कर गया। क्योंकि जो अगला 1919 का एक्ट आता है वहाँ पर ये सारी चीज़ें, जो क्लास इलेक्टोरेट था, ये पहले सिखों को दिया गया, वुमेन्स को दिया गया, क्रिश्चियंस को दिया गया, एंग्लो इंडियंस को दिया गया, हर तरीके से उसे बढ़ाया गया, वुमेन्स को, उसमें मुस्लिम वुमेन्स को। तो चलिए देखते हैं फिर। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ क्लास इलेक्टोरेट बेस्ड ऑन रिलीजन एंड डिफरेंट क्लासेस। यहाँ पर 2 चीज़ों में किया गया था, इसको याद रखना है, धर्म के आधार पर भी और क्लासेस के आधार पर भी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी जो थी, जो लैंड होल्डर थे और उनके अलावा जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग थे। तो दूसरा जो है, द एक्ट ऑल्सो इंट्रोड्यूस द डायरेक्ट इलेक्शन एट द सेंटर टू फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट क्लासेस। नहीं था, इनडायरेक्ट इलेक्शन ही था। तो यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट सही है, तो स्टेटमेंट हमारी जाएगी सी। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 केवल पुरातात्विक और ऐतिहासिक संरचनाओं की सुरक्षा और संरक्षण का प्रावधान करता है। एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स ओनली। ठीक है, तो एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट प्रिजर्वेशन एक्ट की बात हो रही है, वो ये करता है, उसको देखते हैं क्या है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर द एक्ट टू परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ गार्डियनशिप। तो जो एक्ट बनाया गया संरक्षकता का कर्तव्य निभाने के लिए इस अधिनियम के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की स्थापना की गई थी। दूसरा पॉइंट है। तीसरा है, इस अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारक प्राचीन भारत से संबंधित है। द मोन्यूमेंट प्रोटेक्टेड अंडर द एक्ट्स बिलोंग टू द पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो एंशिएंट जो मोन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट है उसमें केवल
जो प्राचीन भारत के स्मारक हैं, संरक्षण उनको किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या इसका पूरी कहानी है, क्या एक्ट है। तो यहाँ पर 2 एक्ट हैं। एक तो एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 है, एक दूसरा एक्ट है जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स के लिए है 1958 का, जिसको बेटर एएसआई एक्ट भी कई बार कहा जाता है। तो देखिए दोनों एक्टों को देख लेते हैं। ये लॉर्ड कर्जन के समय पर आता है 1904 में। ये अभी भी लागू है, सिर्फ कुछ जगहों को छोड़कर, कुछ एक्सेप्शन के साथ ये एक्ट आज भी लागू है, चल रहा है। ये अभी इसलिए भी करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुरहान भी, जो बुरहानपुर है वहाँ पर 2-3 जो साइट्स थी उसको लेकर डिस्प्यूट हुआ। वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये हमारी है, और फिर एएसआई गया कोर्ट में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने कहा कि 1904 के एक्ट के अंदर इस चीज़ की जो गार्डियनशिप है हमने ले रखी है। जब एएसआई ने गार्डियनशिप ले ली है उसके बाद कोई भी अथॉरिटी उसको अपना नहीं बता सकती, ये इलीगल है। इसलिए जो वक्फ का दावा था उसके ऊपर वो खारिज कर दिया जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखते हैं। तो जो एक्ट है ये क्या करता है प्रिजर्वेशन के लिए? एंशिएंट मॉन्यूमेंट, ऑब्जेक्ट ऑफ आर्कियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल एंड आर्टिस्टिक इंटरेस्ट। तो मॉन्यूमेंट को भी करेगा प्रिजर्व, ऑब्जेक्ट्स को भी करेगा जो आर्कियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल है, आर्टिस्टिक इंटरेस्ट है। यहाँ पर मैं एक बार पढ़ देता हूँ क्योंकि ये थोड़ी कंफ्यूजन रहती है सबको। तो एंशिएंट मॉन्यूमेंट से मतलब क्या है? एनी स्ट्रक्चर, इरेक्शन, मॉन्यूमेंट, एनी केव यानी कि कोई भी गुफा, रॉक स्कल्पचर, कुछ भी, जैसे अजंता केव्स है वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा। इंस्क्रिप्शन, अभिलेख है कोई, मोनोलिथ, अशोक के पिलर थे, विच इज ऑफ हिस्टोरिकल, आर्कियोलॉजिकल, आर्टिस्टिक इंटरेस्ट एंड रिमेन्स देयर ऑफ, तो उसको प्रिजर्व किया जाएगा इसके अंदर। दूसरी चीज एंटीक्विटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीक्विटीज, एनी मूवेबल ऑब्जेक्ट्स बाय द रीजन ऑफ, लगता है कि हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल एसोसिएशन उसकी है, तो उसको भी प्रिजर्व किया जाएगा। यहाँ पर अगर देखें तो ट्रैफिक इन एंटीक्विटीज, ओवर एक्सक्वेशन इन सर्टेन प्लेसेस, कहीं पर अत्यधिक खुदाई हो रही है कि भाई नीचे खजाना है, उन सब को प्रिजर्व करने का काम था इस एक्ट का जो 1904 का था। अब देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर सिर्फ अब लागू नहीं होता। जो इम्पोर्टेंट है इसमें क्या है कि जो एक्ट है ये सीज हो गया है, इफेक्ट करता है, कहाँ पर नहीं इफेक्ट करता है? in relation to ancient and historical monuments and archaeological sites and remains declared to be national importance by article 1958, एक्ट 1958। जो 1958 का एक्ट है उसके अंतर्गत जिन चीज़ों को नेशनल इंपॉर्टेंस का डिक्लेयर कर दिया गया है वो चीज़ों को अब ये अप्लाई नहीं होता। तो जो बुरहानपुर में केस था वो यही था, वो नेशनल इंपॉर्टेंस की नहीं थी, तो वक्फ ने कहा कि हमारी है, लेकिन एएसआई ने कहा कि भले ही वो नेशनल इंपॉर्टेंस की ना हो लेकिन ये एक्ट उन पर लग रहा है क्योंकि इसकी गार्डियनशिप हमारे पास है। तो दोनों एक्ट अभी इकट्ठा काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे अब जम्मू कश्मीर में ये अप्लाई हो गया 2019 से, तो इसका मतलब ये एक्ट अभी तक काम करता है। अब दूसरा एक्ट देख लेते हैं। दूसरा है एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एक्ट रिमेन्स एक्ट 1958। यहाँ पर सब लगभग सेम चीज़ है, बस एक रिमेन्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इसमें ऐड हो गया है और इसने डिफाइन कर दिया है। वहाँ पर भी क्या है, एंशिएंट वाले में कोई भी हिस्टोरिकल चीज़ है उसको करेगा और आर्टिस्टिक चीज़ों को करेगा, एंटीक्विटी को करेगा। यहाँ पर और क्लियर कर दिया गया है एंशिएंट मॉन्यूमेंट में कौन होगा, विच हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर नॉट लेस देन 100 ईयर्स। तो अगर कोई चीज़ 100 साल से अपनी वजूद में है तो वो माना जाएगा एंशिएंट मॉन्यूमेंट। वहाँ पर डेफिनेशन नहीं है लेकिन वहाँ पर भी सभी हिस्टोरिकल चीज़ें आएंगी, आर्टिस्टिक इंटरेस्ट की आएंगी। तो हम चलेंगे प्रश्न के ऊपर भी, यहाँ पर कुछ और फैक्ट्स आप देख लें ताकि क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर एंटीक्विटी को जो दूसरा है उसमें और डिफाइन कर दिया गया है। क्या क्या आ गया उसमें? देखिए क्वाइन आ गया, स्कल्पचर आ गए, मैन्यूस्क्रिप्ट आ गई जो हस्तलिखित चीज़ें हैं सारी, एपिग्राफ आ गया, अदर वर्क आ गया आर्ट का, आर्टिकल ऑब्जेक्ट थिंग डिटैच्ड फ्रॉम द बिल्डिंग, और केव, अगर केव और बिल्डिंग में कोई चीज़ थी, मूर्ति थी, वो डिटैच्ड भी हो गई, गिर भी गई है तो वो भी उसमें आएगी। और उसके अलावा साइंस, आर्ट, क्राफ्ट, लिटरेचर, धर्म से जुड़ी हुई, मॉरल, पॉलिटिक्स, कुछ भी चीज़ें हैं, कुछ भी लिखित में है उस समय का, तो वो सारा उसके अंदर आएगा। आर्कियोलॉजिकल साइट्स और जो रिमेन्स हैं, जिस तरीके से राखीगढ़ी की बात हो जाए, बानावाली की बात हो जाए, कालीबंगन की बात हो जाए,
ठीक है, लोथल, धौलावीरा, तो सारी चीज़ें जो साइड्स हैं, और जितनी अब तमिलनाडु में खूब सारी वहाँ पर खुदाई हो रही है, वहाँ पर अलग से इतिहास एक निकल कर आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, इसके अंदर आएंगी, और वो भी क्या होनी चाहिए, नॉट लेस देन 100 ईयर होनी चाहिए। तो वो मान ली जाएगी कि क्या है, उसके अंदर ASI का उसके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल है। अब आते हैं तीसरी बात, ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो शुरुआत है वो 1861 में होती है, और जो पहले उसके आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर ऑफ इंडिया बनते हैं वो बनते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। (1866) में इसको अबॉलिश कर दिया जाता है, फिर 1871 में दोबारा इसे इस्टेब्लिश किया जाता है, फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर दिया जाता है, तब भी अलेक्जेंडर कनिंघम ही होते हैं, और ये चला आता है चला आता है चला आता है, और आज तक ये चला आ रहा है, और ये है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत। और जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट था 1904 का, उसके अंदर भी जो प्रावधान था, जो कमिश्नर होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, उसमें यही लोग जाते थे, और 1958 वाले में भी जो ASI के लोग हैं वही जाते हैं। लेकिन ASI की जो स्थापना है वो उन दोनों एक्टों से पुरानी है, उस एक्ट के अंतर्गत किसी की भी स्थापना, ASI की स्थापना नहीं की गई है। तो अब चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 केवल पुरातात्विक और ऐतिहासिक संरचनाओं की सुरक्षा का प्रावधान करता है, हम संरचनाओं की नहीं, यहाँ पर जो एंटिक्विटीज है, आर्टिस्टिक वैल्यूज है, उनकी भी करता है। तो केवल है यहाँ पर, केवल नहीं है, ओनली नहीं है, बहुत सारी और चीज़ों की भी करता है। यहाँ पर देखिए, अगर प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स ओनली, तो गलत है, एंटिक्विटीज की भी करता है। संरक्षकता का कर्तव्य निभाने के लिए इस अधिनियम के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई नहीं की गई, पहले से ही थी, बस इसके अंदर पावर दी गई कि भाई आप करो। इस अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारक प्राचीन भारत से संबंधित है, ऐसा नहीं है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हो, आर्टिस्टिक वैल्यू हो, एंटिक्विटीज है, कोई टाइम पीरियड वहाँ पर निर्धारित नहीं है, तो सभी इसके अंदर आते हैं। जैसा कि बुरहानपुर वाला मैंने अभी एग्जाम्पल बताई आपको, बीबी की मस्जिद है वहाँ पर, उसके लिए इशू वहाँ पर बन रहा था। तो यहाँ पर लगभग तीनों ही गलत हो गए हमारे, पहला, दूसरा, तीसरा। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, 1 and 3 ऑल ऑफ द अबव, 1 and 2 नन ऑफ द अबव, तो तीनों ही गलत है यहाँ पर। तो आज के दो इंपॉर्टेंट, दोनों इतिहास के निकले। ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ हम आते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।